हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमा वर्ल्ड पॉइंट में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट की सीरीज जो चल रही है उसमें ये आपका 28 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बिना किसी देरी के प्रैक्टिस सेट नंबर 28। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनओ। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपका ऑप्शन है आपके जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है। बात करें यूएनओ की, तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? यूएनओ दिवस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है। बात करें कि इसका मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कहाँ पर है? बात करें न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो जो द्वीप पर स्थित है उसका नाम है मैनहट्टन द्वीप। मैनहट्टन द्वीप। न्यूयॉर्क किस द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर है। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पर स्थित है? नदी नदी का नाम है हडसन नदी, यानी हडसन नदी के किनारे स्थित है। और द्वीप कौन सा है? द्वीप है मैनहट्टन द्वीप। ये बात हुई यूएनओ की। पेरिस के बारे में बात करें तो पेरिस में किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का। वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है? तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का। विश्व बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। और जिनेवा में तो आपको पता ही है बहुत सारे मुख्यालय हैं। इनमें से कुछ हैं डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन, और आईएलओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। यदि 5a प्लस 3b बटे में 2a माइनस के 3b है, और जो किसके बराबर है? 23 बटे 5 के, तो a अपॉन b का मान बताइए। तो क्या करना है आपको? क्रॉस गुणा करके a और b का रेशियो निकालना है। देखिए निकालते हैं इसे। जैसे कि 5 का गुणा इस ऊपर होगा और 23 का गुणा इसमें होगा, तो 5 का गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा? 5 इंटू 5 है, कितना हो जाएगा? 25 है प्लस 5 दिया 15b बराबर होगा 23 दूनी 46 a के माइनस के हो जाएगा 23 दिया 69 b के। ठीक है। अब ए वाले को ए की तरफ ले जाइए, बी वाले को बी की तरफ ले आइए। 69 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपका 15b प्लस के 69b बराबर 46 ए इधर पहले से था और 25 से इधर जाएगा तो माइनस का 25 ए हो जाएगा। ठीक है। अब 46 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 21 है। और इधर 15 प्लस 69 कितना हो जाएगा? 84 बी। ए अपॉन बी का रेशियो चाहिए हमें। बी को इधर ले जाए तो कितना हो जाएगा? इधर इधर ए अपॉन बी बचेगा और इधर कितना बचेगा? 84। 21 इधर आ जाएगा बटे में 21 चौक 84, यानी कि ए अपॉन बी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 4 बटे 1 यानी कि 4। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए। सितारे का संबंध रुधिर कोशिकाओं से है, तो दूरदर्शक का संबंध किससे होगा? ठीक है। सितारे का संबंध किससे है? रुधिर कोशिकाओं से। तो दूरदर्शक का संबंध किससे होगा? तो देखिए आप इसका संबंध ऐसे बनाइए। सितारे को हम किसकी सहायता से देख सकते हैं? दूरदर्शक की सहायता से। और रुधिर कोशिकाओं को हम किसकी सहायता से देख सकते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ठीक है। इस तरीके से संबंध इसका बन सकता है। तो सितारे को देखने के लिए हमें दूरदर्शक की आवश्यकता होती है, रुधिर कोशिकाओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। बंदूक का संबंध दे रखा है गोली से, तो टॉर्च का संबंध किससे होगा? देखिए बंदूक में क्या डाली जाती है? गोली। तो टॉर्च में क्या डाली जाती है आपकी? ऑप्शन है यहाँ पे आग, बैटरी, अंधकार या फिर मोमबत्ती। तो टॉर्च में क्या डाली जाती है? बैटरी डाली जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए। दो संख्याओं का मासापा 11 है और उनका लासा 1700 है। यदि उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए एक तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मासा गुणा लासा बराबर होता है संख्या का गुणनफल। और दूसरी तरीका क्या है इसका निकालने का? कि जो भी संख्या होगी दूसरी वो उसके मासा से जरूर कटेगी, यानी 11 से जरूर विभाजित होगी। तो क्या 279 11 से कटता है? तो नहीं कटता। 283 कटता है 11 से? तो ये भी नहीं कटता। 308 कटता है? तो कटता है। क्या 318 कटता है? तो नहीं कटता। एक ही ऑप्शन ऐसा जो 11 से कट रहा है। ठीक है। इस तरीके से हम इसको आंसर को निकाल सकते हैं।
दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि लासा गुणा मासा बराबर क्या होता है, लासा गुणा मासा बराबर फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो लासा दे रखा है आपको 7700, मासा दे रखा है 11, एक संख्या दे रखी है 275, दूसरी संख्या निकालनी है। इस फॉर्मूले में निकाल के भी रख के भी निकाल सकते हैं। क्लास शॉर्ट तरीका क्या है इसका, जो भी संख्या होगी वो इसके मासा से जरूर विभाजित होगी, इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर है? ऑप्शन है होशियारपुर, इलाहाबाद, वाराणसी या फिर अहमदाबाद। तो चल पुलिस थाना कहाँ पर है? होशियारपुर। होशियारपुर कहाँ पड़ता है आपका? पंजाब में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। बात करें पंजाब की, तो पंजाब के बारे में कुछ पॉइंट नोट करिएगा। पंजाब को बोला जाता है भारत का अन्न घर, भारत का अन्न का घर, अन्न का घर। भारत का अन्न का घर किसे बोलते हैं? पंजाब को भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन के अनुसार सर्वाधिक एससी जनसंख्या, सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है, कहाँ पर है? तो वो है आपकी पंजाब में। ठीक है, कहाँ पर है? पंजाब में। सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या यानी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो पंजाब में। ठीक है, 2 पॉइंट आपने ध्यान रख लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये क्वेश्चन तो पिछली बार प्रैक्टिस सेट में आया था, कौन सा था? भास्कर था। कब भेजा गया था? 1975 में। ठीक है, किसकी सहायता से भेजा गया था? तो रूस की सहायता से भेजा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अनूर 80 बट्टे अनूर 45 माइनस के अनूर 112 बट्टे अनूर में 63 का मान बताइए। इसका मान कैसे निकालेंगे? तो इसको देखिए आप, देखिए अनूर 80 को हम लिख सकते हैं अनूर में 16 गुणा 5 बटे में कितना है? अनूर 45, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 5 माइनस अनूर 12 को लिख सकते हैं, 112 को लिख सकते हैं हम 16 गुणा 7, इसको हम लिख सकते हैं अनरूट में 9 गुणा 7। ठीक है, आगे देखिए, 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, अनरूट बचेगा 5 ऊपर, यहाँ बचेगा 3, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, यहाँ बचेगा आपका 5। ठीक है, इसको देखिए, ये कितना है? 16 गुणा 7, तो 16 का वर्गमूल आ जाएगा बाहर 4, अनरूट में 7 बटे में 9, 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3 बाहर आ जाएगा और अनरूट में बचेगा 7। ठीक है, अब आगे देखिए, अनरूट 5 से अनरूट 5 खत्म, अनरूट 7 से अनरूट 7 खत्म। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा? 4/3, यहाँ बचेगा 4/3। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 0। ठीक है, कितना आंसर आएगा? तो 0 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखिए, किसी भी ऑप्शन में आपका 0 नहीं है, पर इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, इस बुक वाले ने जो सॉल्यूशन बनाया है वो किस तरीके से बनाया है? इसको पूरी लाइन को मिला के बनाया है। ठीक है, जब इस पूरी लाइन को मिला देंगे तब इसका आंसर फिर 4/3 आएगा। तो फिलहाल जो क्वेश्चन दे रखा है उस हिसाब से बनाएंगे तो 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को ज्ञात कीजिए। घोड़ी, हिरन, शेरनी या फिर कुतिया। तो घोड़ी, शेरनी और हिरन क्या है? स्त्रीलिंग है, जबकि हिरन क्या है? पुल्लिंग है। तो यह इससे भिन्न हो जाएगा। आंख, कान, नाक और प्रकोष्ठ। आंख, नाक, कान, प्रकोष्ठ क्या होता है? प्रकोष्ठ कान के अंदर का हिस्सा होता है। तो ये तो आंतरिक भाग हो गया, जबकि ये क्या सब क्या है? ये आपके बाह्य भाग है। तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा आपका प्रकोष्ठ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प चुनिए। विषम बताना है आपको। हिरन का संबंध हिरनी से है, बिल्ला का बिल्ली, चूजा का मुर्गी से, चींटी का रानी से। तो देखिए, हिरन का जो विलोम होता है क्या होता है? हिरनी होता है, बिल्ला का बिल्ली होता है, चींटी का रानी होता है। ठीक है, लेकिन चूजा और मुर्गी क्या होता है? मुर्गी के बच्चे को चूजा बोलते हैं। इसका क्या है?
विलोम नहीं है, ठीक है। विलोम का मतलब जो इसको बोलते हैं आप मेल और फीमेल वाला जो वर्जन होता है उसको, ठीक है। तो चूजा का विलोम मुर्गी नहीं होता, बिल्ला का बिल्ली होता है, हिरन का हिरनी और चींटी का रानी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सागर ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि प्रमोद से प्राप्त की। 2 वर्षों के बाद उसे कुल भुगतान के लिए 43,400 रुपये अदा करने पड़े। तो कर्ज की राशि कितनी थी, ठीक है। उसे कितने रुपए कर्ज के रूप में लिए थे। ब्याज कैसी है, साधारण ब्याज है। तो देखिए 20% क्या है, वार्षिक ब्याज की दर है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 20 रुपये 100 रुपये पे। जैसे हम मान लें कि हमने उसने 100 रुपये उधार लिए थे, तो 1 साल के बाद 20% ब्याज लगेगी उस पर। तो 100 का 20% 20 ही रहेगा। तो 1 साल के बाद उसे कितने देने पड़ेंगे, 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगली साल भी क्या होगा, अगले साल भी 100 पे 20 रुपये ब्याज लगेगी, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल समान ब्याज लगती है। अगले साल में उसे 20 रुपये ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। तो 2 साल के बाद उसे कितने रुपये चुकाने पड़ेंगे, 140 रुपये चुकाने पड़ेंगे, है ना। साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल समान ब्याज होती है। तो पहले साल कितना ब्याज लगी, 20 रुपये ब्याज लगी थी, अगले साल भी क्या लगेगी, 20 रुपये ही ब्याज लगेगी। तो 100 रुपये 2 साल के बाद कितने हो जाएंगे, 2 साल के बाद 140 रुपये हो जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कितने रुपये हो जाते हैं, तो 43,400 रुपये हो जाते हैं। तो 140 यूनिट किसके बराबर होंगे, 43,400 रुपये के बराबर हो जाएंगे। पूछा क्या था, कर्ज की राशि यानी 100 रुपये किसके बराबर होंगे। तो 100 की वैल्यू बराबर हो जाएगी 43,400 बटे में 140 गुणा 100। आगे देखिए इसको, देखिए 0 से 0 खत्म, 14 से कटेगा आपका 14×3 = 42, 14 एकम 14, यानी 310 बार। 310 में 100 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 31,000, ठीक है। यानी कितने रुपए राशि उसने उधार ली थी, तो 31,000 रुपये उसने उधार लिए थे। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है। तो जब दूध को मथा जाता है तो जो उसमें मक्खन लगा होता है वो क्या होता है, बाहर दीवारों की तरफ भागता है, ठीक है। दीवारों की तरफ भागता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, ये आपका अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। इसके कारण होती है, अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। यही काम करता है किसमें, वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में भी यही बल काम करता है, जिसके कारण कपड़े धुल जाते हैं, ठीक है। मक्खन अलग करने के लिए भी अपकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, वॉशिंग मशीन में भी इसी बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में है और शेष क्षेत्रीय भाषाओं में है। हिंदी में यदि कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है, 4800 रुपये है, तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें होंगी। देखिए पहले तो हमें निकालना पड़ेगा हिंदी में कितनी है। मान लीजिए टोटल लाइब्रेरी में पुस्तकें जो है वो 100 हैं, 100 में से 40% अंग्रेजी की हैं, तो 100 का 40% कितना होगा, 40 ही होगा। यानी 40 पुस्तकें किसकी हो जाएंगी, अंग्रेजी की हो जाएंगी, ठीक है। किसकी हो जाएंगी, इंग्लिश की हो जाएंगी। बच्ची कितनी, तो बच्ची आपकी 60 पुस्तकें। अब 60 जो शेष बच्ची हैं, शेष में से 40% किसकी है, हिंदी की। 60 का 40% कितना होगा, 60 गुणा 40/100 यानी कि 24 पुस्तकें। 24 पुस्तकें किसकी होंगी, तो ये होंगी आपकी हिंदी की, ठीक है। हमें हिंदी से मतलब था हमारी, यदि पुस्तकें टोटल 100 हैं तो 100 में से 24 पुस्तकें किसकी होंगी, तो वो होंगी आपकी हिंदी की, क्लियर। क्योंकि 100 में से 40% यानी कि 40 पुस्तकें किसकी हो जाएंगी, इंग्लिश की हो जाएंगी। बची कितनी, 60 बची, 60 का 40% यानी कि 24 पुस्तकें किसकी हो जाएंगी, तो हिंदी की हो जाएंगी। लेकिन वो कह रहा है कि एक्चुअल में जब हिंदी की पुस्तकें वो कितनी हैं, 4800 हैं। इसका मतलब जब हमारी पुस्तकें 100 थी तब हमारा आंसर आ रहा था 24। तो 24 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 4800 के बराबर। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये इसका कितना गुना है, तो 200 गुना है। तो इसका 200 गुना कितना हो जाएगा, इसका 200 गुना हो जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कुल पुस्तकें कितनी हो जाएंगी, तो 20,000। नेक्स्ट देखिए, महेश का संबंध इससे है तो सेम का संबंध किससे होगा। महेश का संबंध इससे है तो सेम का संबंध किससे होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में जब भी आप आंसर बताएं तो क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करें उसमें, क्वेश्चन नंबर इतने का आंसर ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
किसी राइफल से गोली दागी जाती है तो फायर किए जाने के बाद राइफल पीछे हट जाती है। उस गोली के प्रति राइफल की गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होगा? तो जब आगे की तरफ गोली जाती है तो उसके प्रतिक्रिया के कारण राइफल क्या होती है, पीछे की तरफ हट जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें सम्वेग संरक्षण का नियम लगता है, सम्वेग संरक्षण का नियम लगता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार जो इनका अनुपात बनता है वो जितना आगे लगता है उतना ही पीछे लगता है, तो अनुपात जो बनता है वो 1 के बराबर बनता है। ठीक है, कितना बनता है? 1 के बराबर बनता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक जीता था? तो पहला ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला कौन थी? तो मैंने आपको बताया हुआ है कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। इनका संबंध किस खेल से? इनका संबंध है भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, इन्होंने कब पदक जीता था? सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था। ठीक है, पीवी सिंधु किस नाम से जानते हैं? सिल्वर गर्ल के नाम से जानते हैं, सिल्वर गर्ल के नाम से। ठीक है, और मेरी कॉम की पुस्तक का नाम क्या है? अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल इनकी पुस्तक का नाम है। और सायना नेहवाल का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है वो अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, यानी कि 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। ठीक है, 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है आपका, वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा है? आपका अनुच्छेद नंबर 48। ठीक है, अनुच्छेद 48 है वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित। इसको थोड़ा सही करना, यहाँ पे अनुच्छेद 48 का कर लीजिए। ठीक है, 48 का ए या फिर 48 का का। ठीक है, वन्य जीवन संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 48 का का। कब जोड़ा गया था? ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, ये जोड़ा गया था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, 48 का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, दो अलग अलग संख्या को किसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 547 349 आता है। जब उसी भाजक से उन दोनों संख्याओं के योग को भाग देने पर शेषफल आपका 221 आता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, भाजक का फॉर्मूला क्या होता है? भाजक निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 माइनस के R3। R1 क्या है? पहला शेषफल, R2 क्या है? दूसरा शेषफल, और R3 क्या है? तीसरा शेषफल। यानी कि 547 प्लस 349 माइनस के 211। ठीक है, जोड़िए इसको, तो देखिए 9 7 16 और 4 4 8 और 1 9, 3 और 5 8 माइनस के 211 घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका 6 में से 1 गया तो 5 और 8 और 6, 685। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 685 ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या याद कीजिए। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना है क्या आएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है। देखिए 5 और 3 का डिफरेंस कितना है? 2। जब हम 2 का भाग 6 में करते हैं, 2 का भाग इसमें करते हैं, 6/2 कितना आएगा? 3, जो कि आपका अंत में आ रहा है। ठीक है, यानी इन दोनों के डिफरेंस से इसमें भाग करिए तो आपको ये मिल जाएगा। ऐसे इन दोनों डिफरेंस कितना है? 2 है, 2 का भाग हम 4 में करेंगे तो 8 में करेंगे कितना आएगा? हमें 4 मिल जाएगा। तब हमें ये कैसे निकलेगा? तो देखिए इसमें हमने भाग किससे करते हैं? इसके डिफरेंस से, तो मिलता क्या है? हमें ये मिलता है। इसका मतलब 5 में उस की संख्या से भाग करके हमें 5 ही मिल जाए, तो आप कहेंगे 1 का भाग कर दीजिए। ठीक है, और ये 1 कहाँ से मिलता है? इन दोनों डिफरेंस के बराबर। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 कब बनेगा? जब यहाँ पे कितना आएगा? 4 आ जाएगा, तभी तो इनका डिफरेंस 1 बनेगा। जो ये डिफरेंस 1 बनेगा उसका 1 का भाग करेंगे 5 में, और फिर 5 में 1 का भाग करेंगे तभी तो आंसर 5 आएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति 10 मीटर से दूर सांप नहीं देख सकता है, तो वह किस रोग से ग्रस्त है? ये 10 मीटर से आगे नहीं देख पा रहे हैं, तो 10 मीटर तो छोटी दूरी होती है, इसका मतलब वो दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको कौन सा दृष्टि दोष है? तो उसको दूर जब किसी व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ दिखाई दें और दूर की वस्तुएं साफ ना दिखाई दें, तो उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष।
ऑप्शन नंबर 2। इस दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और न्यूनतम दूरी क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? जो फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं उनमें कौन से तत्वों का प्रयोग किया जाता है? NPK। इन तत्वों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो भारत की मिट्टी है उसमें NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की क्या है? कमी पाई जाती है, इसलिए फर्टिलाइजर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनमें कौन सा ऑप्शन है? तो एक ऑप्शन मैच कर रहा है आपका पोटेशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, यदि अनुरूप 5 की वैल्यू इसके बराबर है तो अनुरूप 180 में के अनुरूप 80 की का मान किसके बराबर होगा? देखिए हमें अनुरूप 5 की वैल्यू दे रखी है, तो जब अनुरूप 5 की वैल्यू दे रखी है तो हम इसको हमें अनुरूप 5 में ही चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे चेंज करते हैं। तो अनुरूप 180 दे रखा है आपको, माइनस के अनुरूप में 80 दे रखा है। अनुरूप 180 को लिख सकते हैं हम 36 गुणा 5, इसको लिख सकते हैं हम 16 गुणा 5। अब 36 का वर्गमूल कितना था? 6। अनुरूप 5 अंदर बच जाएगा, 16 का वर्गमूल होता है 4, अनुरूप 5 आपका अंदर बच जाएगा। ठीक है, 6 रूट 5 में से 4 रूट 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 रूट 5। अब रूट 5 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? तो 2.236। जब इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आंसर आएगा? तो आपका आएगा 4.236 दूनी 472, 4.472। ऑप्शन नंबर 4। बैकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक होते हैं? तो बैकेलाइट वगैरह किसके बहुलक होते हैं? फॉर्मल्डिहाइड यानी CH3CHO, इसके बहुलक होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं? फॉर्मल्डिहाइड के बहुलक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में वह संख्या ज्ञात कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। 75, 79, 72, 80, 69, 83, 66। देखिए इसमें 2 सीरीज बन रही है। कौन कौन सी? 75 में से 72 कैसे आएगा? माइनस के 3 करके, फिर माइनस के 3 किया है, फिर माइनस के 3 किया है। ठीक है, एक सीरीज आपकी ये बनेगी। अब देखिए 79 में क्या जोड़ा गया है? 1 जोड़ा गया है, फिर कितना जोड़ा गया है? 3 जोड़ा गया है। तो इसमें आप ये कंफर्म नहीं कह सकते कि यदि यहाँ पे 1 जोड़ा गया है और यहाँ पे प्लस के 3 जोड़ा गया है तो ये वाली संख्या गलत है या फिर ये वाली संख्या गलत है या फिर ये वाली संख्या गलत है। तो देखिए यदि हम यहाँ पे प्लस 1 को जोड़ें तो यहाँ पे आपका 81 आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये आपका 83 गलत दे रखा है। और यदि हम ये मान के जाएं कि जब यहाँ पे प्लस का 3 जुड़ रहा है तो यहाँ पे प्लस का 3 जुड़ेगा, जब यहाँ प्लस का 3 जुड़ेगा तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए? तो 76 होनी चाहिए थी। तो इसमें दोनों आपके आंसर बन सकते हैं, 79 भी बन सकता है और 83 भी बन सकता है। तो फिलहाल तो 83 भी सही है और 79 भी सही है। इस बुक वाले ने जो आंसर दिया है वो दिया है 79। फिलहाल मेरे हिसाब से दोनों ही आंसर आपके सही है। चलिए नेक्स्ट है, पैटर्न को पूरा कीजिए। देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए? DWHSLOPK और TG। ठीक है, तो डी है, डी में के बाद H आया है, फिर L आया, फिर P आया, फिर T आया। तो देखिए सब में कितना जुड़ रहा है? 4 जुड़ रहा है। D से H प्लस के 4 हुआ है, L प्लस 4, P प्लस 4, T प्लस 4, आगे प्लस 4 करेंगे तो T प्लस 4 कितना होता है? X। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, पर्णपाती वृक्ष क्या होते हैं? पर्णपाती का मतलब क्या होता है? पर्ण का मतलब पत्ता, पाती का मतलब गिराना, यानी ऐसे वृक्ष जो पत्ते गिराते हैं, यानी एक सीजन पे क्या करते हैं? अपने पत्तों को गिरा देते हैं, जो कि पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पत्ते मतलब ऐसे वृक्ष कौन से होते हैं? ऑप्शन है आपके अपने खाद्य का संश्लेषण करने के लिए, अपने खाद्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे, अपनी पत्तियां नहीं गिराएंगे। तो पर्णपाती का मतलब क्या होता है? अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराते हैं। इसको मौसमी वन भी कहते हैं।
इनको मौसमी वन या फिर पर्णपाती वन भी कहते हैं। ठीक है, इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है, मानसूनी वन भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर a है तो cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको बताया हुआ था, इस तरह का एक सवाल और आया था पिछले प्रैक्टिस सेटों में, तो वहाँ भी मैंने बताया था कि यदि a cos थीटा प्लस के b साइन थीटा बराबर m है और a cos थीटा माइनस के b साइन थीटा बराबर n है, तो इसमें संबंध क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम इसकी तुलना, इस वाले समीकरण की तुलना इससे करें तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1, बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1, एम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको ए, एम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी ए मिल जाएगी, और एन की वैल्यू आपको चाहिए तो एन की वैल्यू हम मान लेते हैं एन या फिर एक्स मान लीजिए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं आगे। तो ए की जगह पे कितना रख देंगे हम 1 रख देंगे, बी की जगह पे कितना रख देंगे 1, और एम की जगह पे कितना आ गया ए, एन की जगह पे कितना आ गया हमने मान लिया एक्स स्क्वायर, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 2 बराबर ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर आएगा तो 2 माइनस के ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका वर्गमूल 2 माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस के ए स्क्वायर अंडर के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट है, ई सी जी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, तो देखिए ई सी जी, ई सी जी में जो सी होता है ये कार्डियो के लिए होता है, कार्डियो। ठीक है, कार्डियो मतलब क्या होता है हृदय। ठीक है, तो ई सी जी किसके लिए होता है, तो हृदय की गतिविधि को दर्शाने के लिए होता है। एक आपका पूछा जाता है ई ई जी, ई ई जी, तो जो बीच वाला जो ई होता है वो दर्शाता है एनसेफलो, एनसेफलो। इस पहले तो मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी में उसको इंग्लिश में बोलते हैं एनसेफलो बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको हिंदी में लिख देता हूँ एनसेफलो, क्योंकि बायोलॉजी की जो इंग्लिश होती है तो टफ होती है। एनसेफलो, एनसेफलो वर्ड किसके लिए होता है, तो ये होता है मस्तिष्क के लिए। ठीक है, तो ईईजी किसके लिए होता है, मस्तिष्क के लिए, और ईसीजी किसके लिए होता है, कार्डियोग्राफ। कार्डियो मतलब हृदय के लिए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राफ। तो ये मस्तिष्क के लिए होता है, ये आपका हृदय के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्वग्राही कौन सी रुधिर वर्ग का होता है, सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है। देखिए, एक तो आपका सर्वग्राही पूछा था, एक आपका पूछा था सर्वदाता। तो सर्वग्राही कौन सा है, तो सर्वग्राही बोलते हैं ए बी पॉजिटिव को। ठीक है, और सर्वदाता बोलते हैं ओ नेगेटिव को। ठीक है, अब ए बी इसमें है, देखिए ए बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सर्वग्राही कौन सा है ए बी। यदि ए बी के अंदर भी पूछा जाए तो कौन सा, ए बी पॉजिटिव, और सर्वदाता कौन सा है ओ के अंदर भी पूछा है तो ओ नेगेटिव। पूछा था कि जो रुधिर वर्ग है, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, तो रुधिर वर्ग की खोज करने वाले थे कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, उन्होंने रुधिर वर्ग की खोज की थी। क्लियर, रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो रुधिर वर्ग होते हैं आपके 4 प्रकार के, ए बी ओ और ए बी। नेक्स्ट देखिए आप, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे की पेटी गिरने पर टूटे हुए एवं बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। कितने हैं, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं, 1 दर्जन मतलब 12 शीशे हैं, और वो टूट जाते हैं, उनमें से कुछ कुछ नहीं टूटते हैं, तो जो भी ना टूटे हुए होंगे उनका जो आनुपातिक योग होना चाहिए वो उसको उसके द्वारा क्या होना, 12 से मतलब वो 12 को काटना चाहिए, क्योंकि 12 से ही तो टूट के बने हुए ना ये। एक दर्जन में 12 शीशे थे, उनमें से कुछ टूट गए, कुछ बिना टूटे हुए, तो जो भी अनुपातिक योग बनेगा उनके द्वारा क्या होगा, उनके द्वारा वो 12 को विभाजित करना चाहिए। ऑप्शन चेक करिए, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 7 और 5 12। देखिए 12 से 12 कट रहा है, 4 से 12 कट रहा है, 3 से 12 कट रहा है, लेकिन 5 से 12 नहीं कट रहा है, तो ये वाली कंडीशन नहीं बन सकती। बाकी इस तीनों में से कोई भी कंडीशन बन सकती है। ठीक है, कोई भी कंडीशन बन सकती है। क्लियर,
तो जो भी आनुपातिक योग होगा उसके द्वारा 12 को विभाजित होना पड़ेगा, तभी जाके मतलब सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न प्रश्न श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद बताइए, इसमें लुप्त पद कौन सा आया? एक्स है, एक्स में से 4 माइनस किया टी बन गया है, टी में से 4 माइनस किया तो पी बन गया। पी में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 16 में से 4 घटाएंगे तो 12। 12 मतलब एल, यानी कि ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 78, 78 से 92 कैसे बनेगा? तो प्लस के 14 किए गए, है ना। और 14 से 106 कैसे बनेंगे? प्लस के 14 यहाँ पे किए गए, तो आगे भी प्लस के 14 होंगे, तो 106 में 14 जोड़ेंगे कितना आएगा? 120, यानी कि एल 120 क्या बनेगा? आपका कोड बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है और वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से चलती है, ठीक है, आपको पता है कि ये पूरब होती है, ये पश्चिम, और ये उत्तर होती है, दक्षिण होती है। उत्तर पश्चिम किधर होगा? ये आपका ये होगा। दक्षिण पश्चिम किधर होगा? ये। दक्षिण पूरब ये होगा। उत्तर पूरब को कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब आगे देखिए, एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है, वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है, यानी कि इधर चलती है। कितना चलती है? 15 मीटर चलती है। ठीक है, फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम मतलब इस दिशा में चलती है। कितना चलती है? 15 चलती है। फिर दक्षिण पूर्व में 15 चलती है। दक्षिण पूर्व मतलब इस दिशा में चलती है, दक्षिण पूर्व। कितना चलेगी? 15। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा में जा रही है? यानी ये दिशा आपसे पूछिए, ये दिशा कौन सी होगी? ये दिशा मतलब ये वाली दिशा कौन सी होगी? वो हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व। ठीक है, निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ प्लस बना लीजिए आप इस तरीके से, आपको पता चल जाएगा दिशा कौन सी है। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, तो ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी 12 की एक घटक है? विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। ये कोबालामिन है, इसी में क्या होता है? कोबाल्ट धातु छिपी होती है। कोबाल्ट धातु, तो बी 12 में कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु होती है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये भी क्या है? शरीर के लिए जरूरी है, शरीर के मतलब खून की कमी को कम करने के लिए जरूरी है विटामिन बी 12। चलिए नेक्स्ट है, ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? बाढ़ राहत कार्य दक्षिणी सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑपरेशन संकट मोचन कब शुरू किया गया था? जब सूडान में, दक्षिणी सूडान में क्या हुआ था कि गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी, तो वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन संकट मोचन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका सही है। ठीक है, बात करें दक्षिणी सूडान की, दक्षिणी सूडान की राजधानी कभी कभी पूछ सकता है, क्योंकि नया देश बना है। इसकी राजधानी क्या है? जुबा। इसकी राजधानी क्या है? तो जुबा इसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 800 रुपये में बेचने पर उठाए गए हानि का 3 गुना है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए इस तरह की कंडीशन को चाहें तो आप ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप एक्स मान के भी कर सकते हैं। समय आपका किसी में भी ज़्यादा नहीं लगेगा। देखिए पूछा गया, क्रय मूल्य पूछा है, यदि हम 1000 की चीज़ खरीद रहे हैं और 1200 की बेच रहे हैं, तो हमें 200 का लाभ हो रहा है, और 800 के बेचने पर 200 की हानि हो रही है। तो बराबर लाभ हो रहा है, बराबर की हानि हो रही है। लेकिन हमें बोला क्या गया क्वेश्चन में कि जो लाभ हो रहा है वो हानि का 3 गुना है, हानि का 3 गुना होना चाहिए। तो यहाँ तो बराबर बराबर हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो यदि हम 1100 की खरीदें और 1200 की बेचें तो हमें 100 का लाभ होगा, और 800 के बेचने पर हमें 300 की हानि होती है। तो हानि 3 गुनी होगी, ना कि लाभ 3 गुना होगा। हमें होना क्या चाहिए? लाभ 3 गुना होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। 900 वाली कंडीशन में देखिए, यदि हम 900 की खरीद रहे हैं और 1200 की बेच रहे हैं पहली कंडीशन में, तो हमें 300 का लाभ हो रहा है, और 900 की खरीद रहे हैं, 800 की बेच रहे हैं, तो हमें हानि कितनी हो रही है? 100 की हो रही है। तो जो लाभ है वो हानि का कितना गुना है? 3 गुना है। यही बोला गया है कि जो लाभ हो रहा है वो उठाए गए हानि का 3 गुना होना चाहिए। तो ये वाली जो कंडीशन है वो आपकी क्या है? पूरी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन से आप कर सकते हैं। अब चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो आपका क्रय मूल्य है वो एक्स है। क्रय मूल्य क्या है? एक्स है। अब क्रय मूल्य है, आपको पता है लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य होता है। तो यदि विक्रय मूल्य 1200 रुपये है, उसमें से जब हम क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? लाभ मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? यदि यहाँ पर क्रय मूल्य
x है और विक्रय मूल्य कितना है, मतलब इसको बेचने पर हानि हो रही है, तो यदि हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दें तो हमें हानि मिलेगी, यानी ये आपका हानि हो गया और ये आपका लाभ हो गया। विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य लाभ के बराबर होता है और क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है, हानि के बराबर होता है। अब ये दोनों बराबर बराबर कब होंगे, जब लाभ क्या है विक्रय मूल्य के लाभ क्या है क्रय उसके हानि के 3 गुने के बराबर है। तो 3 गुने के बराबर कब होगा, जब इसमें 3 से गुणा कर देंगे तब। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 1200 माइनस के एक्स बराबर 3 गुणा एक्स 3x माइनस के 8 या 2400 हो जाएगा। एक्स इधर जाएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा, 3x प्लस 1x यानी कि 4x और 2400 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1200 प्लस के 2400 कितना हो जाएगा 3600 बराबर 4x, x बराबर 3600 बट्टे में 4 यानी कि 900। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 900 का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, एक आलू कंद को 2 भागों में काटा गया है, इनमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई जाती है, तो इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जाएगा। तो देखिए, जब आलू का जो कटा हुआ भाग होता है उस पर जब आप आयोडीन का विलयन लगाएंगे तो उसका रंग पहले नीला पड़ेगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। आपने गाँव में लगा के भी देखा होगा, तो पहले नीला पड़ेगा फिर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो भूरे से नीला लाल नहीं बनेगा और भूरे से संतरी लाल भी नहीं बनेगा, नीले से गुलाबी भी नहीं बनेगा और गुलाबी से नीला हरा भी नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पे सही कर लीजिए, भूरे से कैसा बनेगा, नीला, नीला और काला, नीला और काला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 भूरे से कैसा बनेगा, नीला और काला बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाता है। बुलाने का पत्र, तो देखिए ये आपको हिंदी में दे रखा है आपका ना, आपको इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा इस मैटर में। बुलाने का पत्र को बोलते हैं कॉल लेटर, आवेदन को बोलते हैं जब आप उसको अप्लाई करते हैं फॉर्म को, विज्ञापन को नोटिफिकेशन और भेंट वार्ता को इंटरव्यू, नियुक्ति का आदेश को बोलते हैं ज्वाइनिंग लेटर। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो आपका विज्ञापन निकलेगा, 3 से शुरुआत होगी जो कि आपके यहाँ पर है और यहाँ पे है, ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे। और सबसे सबसे लास्ट में क्या मिलेगा आपको, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ठीक है, एंड में क्या आएगा आपका 5 आएगा जो कि आपका सिर्फ यहाँ पर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले आपको विज्ञापन निकलेगा, फिर आप आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद में आपको कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका क्रम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन है, जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है, यानी जेमिनी राय का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जेमिनी राय का संबंध किससे है, ऑप्शन है आपके मूर्तिकला, संगीत, चित्रकला या फिर नाट्यकला। तो जेमिनी राय का संबंध है आपका चित्रकला से। ये कौन है, प्रसिद्ध चित्रकार है। ठीक है, इनकी 1920 में एक पुस्तक मतलब एक चित्रकार पेंटिंग प्रकाशित हुई थी, उसका नाम था माँ और बेटा। माँ और बेटा बहुत फेमस थी, माँ और बेटा करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, यदि ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए और सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी हो तो 1/ए प्लस 1 और प्लस 1/बी प्लस 1 और प्लस सी 1/सी प्लस 1 का मान क्या होगा। देखिए आपको दे रखा है ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, यदि मैं इसमें ए स्क्वायर से भाग कर दूं, यदि मैं दोनों तरफ ए स्क्वायर से भाग कर दूं तो इधर तो ए स्क्वायर से एक एक कट जाएगा और एक ए से ए स्क्वायर वाला एक एक कट जाएगा, इधर बचेगा आपका ए, इधर बचेगा आपका बी प्लस सी बट्टे ए। ऐसे ही जब बी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए में जब मैं बी से भाग कर दूंगा तो इधर कितना बचेगा, बी बराबर बचेगा सी प्लस ए बट्टे में बी, ऐसे सी वाले में बचेगा आपका ए प्लस बी बट्टे में सी। ठीक है, यही बचेगा इस तरीके से। अब देखिए आगे पूछा क्या आपसे, 1/ए प्लस 1 प्लस 1/बी प्लस 1 प्लस 1/सी प्लस 1 की वैल्यू पूछी आपसे। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू बी प्लस सी बट्टे ए, तो इसको हम ले सकते हैं ए की जगह पे बी प्लस सी बटे में ए, इधर प्लस का 1। ठीक है, ऐसे हम बी की जगह पे क्या ले सकते हैं, बी की जगह ले सकते हैं सी प्लस ए बटे में बी, सी प्लस ए बटे में बी प्लस का 1।
ऐसे यहाँ लिखिएगा सी की जगह पे, तो ए प्लस बी बटे में सी प्लस के 1। ठीक है, अब देखिए ए का गुणा इधर होगा तो ये हो जाएगा आपका 1 में बी प्लस सी प्लस के ए बटे में ए। ऐसे ही 1 में सी प्लस ए प्लस के बी बटे में बी। ऐसे इधर आ जाएगा 1 में ए प्लस बी प्लस सी बटे में सी। अभी बटे वाला ए है ऊपर चला जाएगा क्योंकि उल्टा करके गुणा हो जाएगा, तो ए का जाएगा आपका ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी और ए है, इसको मैं क्रम से लगा दिया ए प्लस बी प्लस सी करके। ठीक है, ऐसे इधर देखिए ये बी ऊपर चला जाएगा तो बी बटे में ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे इधर आएगा सी बटे में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा, इससे कटेगा एक बार, ए का गुणा होगा इधर, ऊपर आएगा ए, इधर आएगा बी और इधर आएगा सी। ऊपर भी ए प्लस बी प्लस सी है, नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी है, इससे ये खत्म। कितनी बार कटा, एक बार कट गया। इसका आंसर कितना है, इसका आंसर आया आपका 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से युद्ध नृत्य कौन सा है, यानी ऐसा डांस कौन सा है जो ऐसा लगता है जैसे कि युद्ध किया जा रहा है। ऑप्शन देखिए, कथकली, मेघालय का बम्बू नृत्य, या फिर मयूरभंज का छऊ, या फिर पंजाब का भांगड़ा। तो जो युद्ध नृत्य इनमें से कौन सा है, वो है मयूरभंज का छऊ। मयूरभंज कहाँ पड़ता है आपका, उड़ीसा में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, युद्ध नृत्य। कथकली कहाँ का है, तो केरल का है, बताइए होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। करेस्पॉन्डेंट, तो इनमें ऐसा कौन सा जो नहीं बन सकता। देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे सी एक बार, यहाँ पे एक बार सी यहाँ पे, तो इनमें सी कितनी बार आया, एक ही बार आया है, तो ये आपका नहीं बन सकता। मैंने आपको बताया भी था, जब भी मैं प्रैक्टिस सेट में इस तरह क्वेश्चन आता है तो जब आपको उस पर फोकस करना होता है जो रिपीट हो रहा है, लेकिन जो ज़्यादा रिपीट होता है उसी में ज़्यादा आपका आंसर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, 2.56 पे बार का सही व्यंजक क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पे जरा थोड़ा देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ ए पॉइंट बी सी के ऊपर बार लिखा हुआ है, इसी क्रम में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं ए प्लस 0.BC के ऊपर बार। ठीक है, अब बार कैसे हटता है, तो ये हटाने का तरीका होता है कि जो संख्या लिखी उसको लिख लीजिए, और कितने अंकों के ऊपर बार है, तो 2 अंकों के ऊपर बार है, तो बटे में 2 9 9 लिख दीजिए। ठीक है, अब ये आपको पता ही है मिश्रित भिन्न है, तो इस भिन्न को संयुक्त रूप से कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी बटे में 99, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको प्लस को, मतलब इस वाली बिंदु को आप लिख सकते हो ए बी सी अपॉन 99 के रूप में। अब यही आपको फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं 2 और 56 बटे में 9 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका 2 है वो तो आपका आगे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 56 है, 56 के ऊपर 2 मतलब बार लगा हुआ है, तो 56 को बार हटाएंगे तो 56 बटे 99 आ जाएगा, और जो 2 आपको पहले से दे रखा है वो आपका आगे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो 2 सही 56 बटे 99, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। बात हो रही है सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद के, सॉरी सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के, और व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो वो होती है राष्ट्रपति की। मंत्री परिषद जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा की, और व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, होती है राष्ट्रपति के प्रति। सामूहिक रूप से पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर जो पी है वो आपका सही हो जाएगा। बात करें लोकसभा की, लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 82 में। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 81 में, अनुच्छेद नंबर 81। और राज्यसभा किसमें है, राज्यसभा का है 80 में। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति को लेकर इसमें आर्टिकल 52 में। अब नेक्स्ट देखिए, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमबद्ध रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए ये सीरीज दे रखी है आपको,
कितने लेटर हैं, पहले लेटर गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लेटर हैं। 16 चार चार के आप बना लीजिए पेयर। 4 ये 4, 1 2 3 4, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। अब देखिए शुरुआत किससे हो रही है, पी से हो रही है। पी के बाद क्यू आ रहा है, तो यहाँ पे पी के बाद क्यू नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ और इसमें लॉजिक लगा है। पी क्यू आर एस, यहाँ पे एस बनाते हैं पहले तो, ठीक है। फिर क्या है, फिर आर जो यहाँ पे तीसरे स्थान पर था वो यहाँ पे दूसरे स्थान पर आ रहा है, इसका मतलब क्यू आपका यहाँ पे आएगा। क्यू आर एस बचा कौन सा, पी बचा, पी यहाँ रख दीजिए। फिर आर, ठीक है। तो अंत वाले को चेक करिए पहले, एस एस के बाद में क्या है, एस के बाद में आया आपका पी, क्यू और आर, ठीक है। इसको देखिए इसमें क्या, तो आर और एस तो है, एस के बाद में यहाँ पे पी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू आ जाएगा। तो क्या बन गया आपका, एस क्यू पी पी आर, एस क्यू पी आर। देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो रही है बार बार, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा गलत दे रखा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पी क्यू आर एस, क्यू आर एस पी, फिर आपका होना चाहिए था आर एस पी क्यू। तो यहाँ पे ये आर आपका यहाँ आएगा, इसको आप ऐसे करिए आर एस क्यू पी, और फिर आएगा आपका एस पी क्यू आर, ठीक है। ये तो सही है आपके, इसी में थोड़ा दिक्कत हो रही है, यहाँ पे आगे पीछे लिखा हुआ है इस वजह से दिक्कत हो रही है। ये जो आपका डैश वाली लाइन है आपकी आएगी आर एस पी क्यू, एंड में आनी चाहिए थी, तब आपका सही बनता। तो एस क्यू पी और क्यू पी आर, एस पी सॉरी एस क्यू पी आर, ये वाला बनेगा आपका, ठीक है। तो यह जो क्यू है वो आपका पी के बाद में आना चाहिए था, ठीक है। सॉल्यूशन में तो आपका यही दे रखा है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो क्यू है आपका यहाँ पे एंड में आएगा, ठीक है। फिलहाल इसको सही कर लेना, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक तथा बाई एक ही समय पर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। 3 मिनट के बाद में उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो दूरी कैसे निकालेंगे, एक चल रही है 16 की स्पीड से, एक चल रही है 12 की स्पीड से। जब एक ही दिशा में चल रही है तो उनकी सापेक्षिक चाल क्या होती है, घट जाती है। सापेक्षिक चाल कितनी होगी, 16 माइनस के 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा में हमें चाहिए मीटर में, तो हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, 5/18 से गुणा करके। 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 9 बार, 5 दूनी 10, 10/9 मीटर प्रति सेकंड। अब समय दे रखा मिनट में, 3 मिनट किसके बराबर होता है, सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, यानी 180 सेकंड, ठीक है। पूछिए क्या, दूरी पूछिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। चाल कितनी है, 10/9, समय कितना है 180 सेकंड, 9 से कटेगा 20 बार, 20 दाई 200, कितना आ जाएगा 200 मीटर। तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 200 मीटर इनके बीच की दूरी हो जाएगी। क्या करना होता है कि जब एक ही दिशा में चल रही होती है तो उनकी सापेक्षिक चाल जो होती है वो घट जाती है ना, बड़े वाले में छोटे वाला घटा दीजिए। यदि विपरीत दिशा में चल रही होती तो उनकी सापेक्षिक चाल क्या होती, जुड़ जाती, ठीक है। और समय आपको दिए रखा 3 मिनट, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो ये पॉइंट तो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया ही था। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, अपने भारत का है। सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान भी अपने भारत का ही है। लेकिन सबसे पहले लिखित संविधान किसका है, सबसे पहला लिखित संविधान वो है आपका अमेरिका का, ठीक है। किसका है, अमेरिका का। ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 6 बच्चे ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में। ये ना तो एफ के साथ खड़ा है और ना ही डी के साथ, सी डी के साथ नहीं खड़ा है। एफ बच्चों की निम्न युगों में से किसके बीच है। बच्चे कितने हैं, तो 6 बच्चे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे हैं। बोला है कि जो बी है वो एफ और डी के बीच में है। बी किसके बीच में है, तो बी एफ और डी के बीच में है, ठीक है। ये हमने यहाँ से बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है।
बाद में चेंज होगा तो फिर चेंज यहाँ पे कर लेंगे। अब आगे देखिए, ई ए और सी के बीच में है। ये किसके बीच में? ए और सी के बीच में है। देखिए, तो यदि हम यहाँ से एक को हटा दें इस वाले लाइन को और इधर एक जोड़ दें तो हमें 3 मिल जाएंगे, क्योंकि हमें 3 चाहिए। ए ई जो है ए और सी के बीच में, तो ये कंडीशन तभी बन सकती है जब आप ई को यहाँ रखेंगे और ए को यहाँ पे और सी को यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, ई किसके बीच में हो गया? ए और सी के बीच में हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बना दिया था, यहाँ पे बना दिया था, तो यहाँ पे ई बन नहीं सकता था क्योंकि हमें 3 लगातार, हमें 3 कॉलम खाली चाहिए थे, तो हमें यहाँ से हटा दिया मैंने एक और इधर एक बढ़ा दिया। अभी क्या है? 6 ही पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आगे देखिए, ए ना तो एफ के साथ खड़ा है और ना ही डी के। ए एफ के साथ भी नहीं है और डी के साथ भी नहीं है, लेकिन हमारी कंडीशन के हिसाब से ए डी के साथ में है, तो हम क्या कर सकते हैं? ए को इधर ले जाइए और सी जो यहाँ पे था वो इसको इधर ले आइए। ठीक है, क्योंकि आपसे ये थोड़ी बोला है कि आपको यही तो बोला है कि जो ई है वो ए और सी के बीच में है, तो आपका ए इधर भी हो सकता है और सी इधर भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हमने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया इसको। जो सी है, अच्छा, ए ना तो एफ के साथ खड़ा है और ना ही डी के साथ खड़ा है, तो ए ना तो एफ के साथ है और ना ही डी के साथ है। अब आगे देखिए, सी डी के साथ नहीं खड़ा है, तो सी डी के साथ भी नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे? हम इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपको पहली लाइन में बोला है कि जो बी है वो एफ और डी के बीच में है, तो बी एफ और डी के बीच में है, तो एफ को यहाँ कर दीजिए और डी को यहाँ कर दीजिए। ठीक है, अब आपकी सारी कंडीशन क्या हो गई? एकदम सही हो गई। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, बी एफ और डी के बीच में, बी एफ और डी के बीच में है। ठीक है, ई ए और सी के बीच में, ई ए और सी के बीच में है। ठीक है, ए ना तो एफ के साथ है और ना ही डी के साथ है, ए ना तो एफ के साथ है और ना ही डी के साथ है। ठीक है, सी डी के साथ नहीं है, सी डी के साथ भी नहीं है, ये बात भी ठीक है। बस सारी कंडीशन पूरी है। पूछा कि आपसे एफ बच्चों के किन युग्मों के बीच में है? एफ किन के साथ है? तो एफ है आपका बी और सी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। धातु के बने ठोस 3 ठोस हैं जिनकी आकृति घनाकार है, उनकी कोर क्रमशः 3 5 और 8 सेंटीमीटर है, तो उनको पिघलाकर यदि कोई ठोस घन बनाया जाता है तो नवनिर्मित ठोस का आयतन क्या होगा? तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो छोटे छोटे घन हैं उनको पिघलाकर जब नया घन बनाया जाएगा तो तीनों घनों का जो आयतन होगा वो नए घन के आयतन के बराबर होगा। अब तीनों घनों का आयतन है कितना? तो पहले घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3, तो पहले घन का आयतन कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3, दूसरे का हो जाएगा 5 की पावर 3 और तीसरे का हो जाएगा 8 की पावर 3। इन तीनों के घनों का आयतन जो होगा वो बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, बड़े घन का आयतन ही पूछा है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 की पावर 27, 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, 5 की पावर 3 कितना? 125 और 8 की पावर 3 कितना होता है? 512। इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा वॉल्यूम? तो ये आ जाएगा आपका 2 और 5 7 और 7 14, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 और 5 और 1 6, 664 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बात हो रही है राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की। तो राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। लेकिन बार बार आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है घुमाने के लिए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा तो स्थायी होती है। राज्यसभा क्या होती है? स्थायी होती है, ये कोई भंग नहीं होती है, तो राज्यसभा तो स्थायी होती है। ठीक है, बोलो क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो आप क्या समझते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर, जब क्वेश्चन आपको मिले तो आपको क्लियर देख लेना है आपसे कि पूछा क्या जा रहा है, सदस्यों का कार्यकाल पूछा जा रहा है या फिर राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राज्यसभा का कार्यकाल तो स्थायी होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, और हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, हर 2 साल पर 1/3 सदस्य राज्यसभा के सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक, राज्यसभा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि राज्यसभा का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 80 में है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? तो अभी उपराष्ट्रपति हैं आपके जगदीश धनखड़।
जगदीश धनखड़ अभी उपराष्ट्रपति हैं। अभी इनके खिलाफ क्या है, अभी इनके खिलाफ प्रस्ताव आया हुआ है इनको हटाने के लिए। वो प्रस्ताव किस अनुच्छेद के तहत आया हुआ है, अनुच्छेद नंबर 66 के बी के तहत। ठीक है, 66 बी के तहत इनके खिलाफ प्रस्ताव आया है। और किसी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव आया वो किस अनुच्छेद के तहत आया, 66 बी के तहत। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पहले प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो अभी इनके खिलाफ प्रस्ताव आया हुआ है, अब देखते हैं पास होता है कि नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की है। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, एडम स्मिथ की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, एडम स्मिथ की। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का संबंध किस से है, तो अर्थशास्त्र से है। ठीक है, अर्थशास्त्र की पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए, 5 गुणा 6 बराबर 42 है, और 2 गुणा 8 बराबर 27 है, और 4 गुणा 9 बराबर 50 है। तो 7 गुणा 0 किसके बराबर होगा। देखिए देखिए 5 गुणा 6 से 42 कैसे बना है, 5 गुणा 6 से 42 कैसे बना है। तो जैसे हम 5 में 1 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 6, 6 में 1 जोड़ने कितना हो जाएगा 7, दोनों का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 42। ऐसे ही देखिए 2 गुणा 8 से 27 कैसे बनाए, तो 2 में 1 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, 8 में 1 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा, दोनों गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 27। ऐसे फिर इसका निकाल लीजिए, ये भी ऐसे ही बनाए। तो 7 गुणा 0 किसके बराबर होगा, 7 में 1 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 8, 0 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा 1, 8 गुणा 1 कितना हो जाएगा 8, यानी 7 गुणा 0 किसके बराबर हो जाएगा, तो 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में करते हैं। सी की सहायता से उस कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में कर देगा। देखिए यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 28 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। और सी की सहायता से यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग मिलकर कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, तो 21 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। तो मान लेते हैं जो टोटल काम है वो दोनों दिनों का एलसीएम यानी 28 और 21 का एलसीएम कितना होता है 84, 84 यूनिट काम है, जिसको ए और बी 28 दिन में पूरा काम खत्म कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, जब ए और बी 28 दिन में 84 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे 28, 84/28 यानी कि 3 यूनिट। और ए प्लस बी प्लस सी 21 दिन में 84 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे 84/21 यानी कि 4 यूनिट। ठीक है, तीनों का एक दिन का काम कितना है 4 यूनिट, और दोनों का एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट। 3 से 4 कैसे बना है, क्योंकि सी इसमें जुड़ा हुआ है, तो सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 4 माइनस के 3 यानी कि 1 यूनिट काम हो जाएगा। तो सी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, तो सी अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो सी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो पूरा काम कितना है 84, तो सी को समय लगेगा 84/1 यानी कि 84 दिन। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। बात हो रही है महाबलीपुरम के मंदिरों की। तो देखिए महाबलीपुरम के जो मंदिर है उसमें 7 छोटे छोटे मंदिर हैं। ठीक है, तो इनको 7 छोटे छोटे क्या है मंदिर हैं, और इन मंदिरों को क्या बोलते हैं सप्त पगोड़ा बोलते हैं, सप्त पैगोड़ा बोला जाता है इनको। ठीक है, और ये किस वंश के हैं, तो ये हैं आपके पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको बनवाया था। किस वंश का था, पल्लव वंश का शासक था। ठीक है, और महाबलीपुरम में जो मंदिर बने हुए हैं वो 7 मंदिर हैं छोटे छोटे, जो कि उनको सप्त पगोड़ा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि अर्थ को कोड भाषा में ये लिखा जाता है तो टीयर और हर का कोड भाषा क्या होगी, कैसे लिखा जाएगा। ठीक, अर्थ से ये कैसे बनाए, तो इसकी सीधी सीधी कोडिंग कर दी गई है। ई का कोड कितना है एस, ए का यू, आर का बी, टी का डी, एच का जेड। ठीक है, आपको जो टीयर और हर दे रखे हैं वो आपके इसमें वो सब लेटर इसमें है। टी का कोड कितना था, टी का कोड था आपका डी, तो टी का कोड कितना बन जाएगा डी। ई का कितना था, ई का था आपका एस, तो डी के बाद आएगा एस, ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है,
और अच्छा बाकी तो इसमें सब में मैच तीनों एक से ही है, तो हम तो ये सीधे हर का चेक कर लेते हैं। हर में एच का कितना कोड है, एच का कोड है जेड, ई का कितना है, ई का है एस, और आर का कितना है जेड एस, किसमें इसमें है। यही आपका सही आंसर बन जाएगा, सब चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। उत्पादक देश पूछा है, चीन, भारत, ब्राजील और इंग्लैंड। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। दूसरे नंबर पर कौन सा है, अपना भारत। और तीसरे नंबर पर कौन सा है, थर्ड उत्पादक देश कौन सा है, वो है श्रीलंका। श्रीलंका छोटा देश है लेकिन चाय के उत्पादन में सबसे मतलब तीसरे नंबर पर है। ठीक है, उत्पादक के मामले में तो चीन सबसे पहले हो गया। बात करें उपभोग, उपभोग के मामले में, उपभोग यानी चाय का उपभोग करने के मामले में सबसे नंबर 1 देश कौन सा है, वो अपना भारत है। सबसे ज्यादा चाय कहाँ पी जा रही है, तो भारत में पी जा रही है। चलिए नेक्स्ट है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि इसका परिमाप 80 मीटर हो तो चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि लंबाई और चौड़ाई से परिमाप कैसे निकलती है, तो परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2। तो परिमाप कितनी हो जाएगी, परिमाप हो जाएगी आपकी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हम मान लेते हैं 3x, चौड़ाई मान लेते हैं 2x, तो 3x प्लस के 2x कितना हो जाएगा, 3 2 5 दूनी 10x। ठीक है, परिमाप कितनी होगी 10x, लेकिन एक्चुअल में कितनी है, तो 80 मीटर है। तो 10x की वैल्यू 80 है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 0 से 0 खत्म, यानी कि 8 मीटर। x की वैल्यू 8 मीटर है, पूछा कि चौड़ाई, चौड़ाई कितनी थी हमारी 2x थी, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुणा 2 यानी कि 16 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन है, दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं। ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो विजय घाट किसको बोलते हैं, विजय घाट किसी समाधि को बोलते हैं, तो वो बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री। बात करें लाल बहादुर शास्त्री की, तो ये भारत के द्वितीय यानी कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, जय जवान जय किसान। ठीक है, और इसके अलावा बात करें महात्मा गांधी की समाधि स्थल क्या बोलते हैं, तो राजघाट। राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल क्या बोलते हैं, महाप्रयाण, महाप्रयाण घाट। और जवाहरलाल नेहरू समाधि स्थल क्या बोलते हैं, शांतिवन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों में से सोलर ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। सोलर ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है, इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, निर्मित होने वाले टीवी सेटों के सभी ब्रांडों की बिक्री की मात्रा ज्ञात है। सभी ब्रांडों की बिक्री की मात्रा ज्ञात है, तभी तो हम बता सकते हैं कि कौन सा ब्रांड का टीवी कितना बिका है, उनमें सबसे ज्यादा कौन सा बिका है, सोलर वाला। मात्रा ज्ञात होगी तभी हम इसको बता सकते हैं, इसका मतलब मात्रा हमें ज्ञात है। दूसरा देखिए, किसी अन्य टीवी सेट का उत्पादन सोलर के उत्पादन के बराबर नहीं है। यहाँ पर बिक्री के बारे में डेटा दे रखा है, उत्पादन के बारे में डेटा नहीं दे रखा है, ये तो हमारा नहीं होगा। केवल इसका सब कौन सा निकलता है, पहला वाला, ऑप्शन नंबर 3। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहते हैं, अन्न भंडार राज्य किसको बोलते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था इसी प्रैक्टिस सेट में, किसको बोलते हैं, पंजाब को। सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से कहाँ पर है, वो भी आपकी पंजाब में ही है। ठीक है, पंजाब को भारत का अन्न राज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी तथा ई क्रमशः भुजा एबी तथा एसी पर इस पर स्थित हैं कि डी परपेंडिकुलर है, सॉरी डी पैरेलल है बीसी के। चलिए इसको बनाते हैं पहले। देखिए कोई त्रिभुज मान लीजिए ये आपका एबीसी है, इसमें बोला गया है कि एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा एबी और एसी पर, एबी पर क्या है, डी है, और एसी पर क्या है, ई है। इस पर स्थित है कि डी पैरेलल है बीसी के, यानी जो डी समांतर किसके हैं, बीसी के। और मैंने आपको कल प्रैक्टिस मतलब पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि
ये भुजा इसके समांतर कब होगी? जब इसके मध्य बिंदुओं को टच कर रही होगी, या फिर चलिए उसको छोड़िए, चलो ये आपको दे रखा है डी समांतर किसके है, तो बी सी के समांतर दे रखा है, ठीक है। अब आपको बोला कि ए डी है वो 5 है। ए डी कितना है? ए और डी के बीच की दूरी कितनी है? 5। बी डी कितनी है? तो बी डी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो 8 है। ए सी कितना है? यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पूरी दूरी कितनी है? तो ये पूरी दूरी है आपकी 6.5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? ई का मान पूछा है, तो ई मतलब ये वाला, इसको हम मान लेते हैं एक्स। अब देखिए एक प्रमेय क्या होती है कि जब त्रिभुज की कोई भुजा, मतलब ये जो आपकी रेखा है डी, जब इसके समांतर होगी तो इस भुजा को ये समान अनुपात में क्या करेगी? विभाजित करेगी। यानी इस दोनों का जो अनुपात होगा वो इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो ए डी अपॉन ए बी बराबर, ए डी अपॉन ए बी बराबर होगा ए ई अपॉन में ए सी के, ठीक है। ये प्रमेय होती है, ठीक है। अब ए डी की वैल्यू कितनी है? तो ए डी की वैल्यू है 5। ए बी की वैल्यू कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 + 8 यानी कि 13। ए की वैल्यू हमें चाहिए, एक्स हो जाएगा। ए सी की वैल्यू कितनी है? तो 6.5। इसको सॉल्व कर लीजिए। 6.5 से 13 कितनी कटेगा? 2 बार। और 5/2 कितना होता है? 2.5। यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो 2.5 सेंटीमीटर। एक्स क्या था? आपका ए था। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। निर्मला सीतारमण कौन से लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी है? सुखोई 30, मित्र 27, सी 319 या फिर ग्लोब मास्टर। देखिए निर्मला सीतारमण वर्तमान में कौन है? वर्तमान में तो आपकी वित्त मंत्री हैं, और ये शुरुआत में रक्षा मंत्री भी रही थी। जब ये रक्षा मंत्री रही थी तो उन्होंने किससे उड़ान भरी थी? सुखोई 30 से। ये किसके देश के सहयोग से बना हुआ है? ये भारत और रूस, भारत और रूस दोनों देशों के सहयोग से बना हुआ है। सुखोई 30 फाइटर जेट है, सुखोई 30, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि x भाई के पुत्र का भाई है, बनाते हैं पहले डायग्राम, तब समझ में आएगा कुछ। देखिए कोई x है ये, ठीक है। ये कौन है? भाई के पुत्र का पुत्र। भाई यहाँ पे आएगा, भाई का पुत्र यहाँ पे कहीं आएगा, उसके पुत्र का पुत्र, यानी कि ये है भाई के पुत्र का भाई। दोबारा बनाते हैं डायग्राम। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए दोबारा बनाते हैं। जो x है वो कौन है? वो भाई के पुत्र, कोई पुत्र रहा होगा यहाँ पे, उसके पुत्र का क्या है? भाई है, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। भाई के पुत्र का भाई, तो इसका भाई कौन सा हो जाएगा? ये। जब ये इसका लड़का है तो इसका भी लड़का होगा, होगा कि नहीं होगा? यानी ये जो है, ये कोई भी हो, इसका भाई है, सॉरी इसका क्या है? लड़का है। तो चूंकि एक्स जो है वो इसका भाई है, तो इसका भी लड़का होगा, ठीक है। पूछा क्या है? पूछा है आपसे एक्स बाई से किस पर समझते हैं? बाई का एक्स कौन लगेगा? तो लड़के का, लड़की तो है एक्स भी, तो कौन लगेगा? तो पोता लगेगा। लड़के का लड़का कौन लगेगा? पोता लगेगा। ऑप्शन नंबर 4। बुल और बियर शब्दों का प्रयोग किसमें किया था? बुल और बियर का शब्दों का प्रयोग किया था स्टॉक मार्केट में, ठीक है। स्टॉक्स जो होते हैं उसमें, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी 50, ये सब क्या है? इसमें बुल और बियर शब्द का प्रयोग किया जाता है। योजना आयोग नहीं, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एशिया का है अपना बॉम्बे वाला BSE, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। बुल का मतलब क्या होता है? तेजड़िया। बुल का मतलब क्या होता है? तेजड़िया। और बियर का मतलब क्या होता है? बियर का मतलब मंदड़िया। तेजड़िया और मंदड़िया कौन होते हैं? तेजड़िया वो होते हैं जिनको लगता है कि मार्केट क्या है, मार्केट में तेजी आएगी। और मंदड़िया क्या होते हैं? जिसको लगता है मार्केट में मतलब मंदी आएगी, ठीक है। मंदड़िया और तेजड़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। देखिए दो रेलगाड़ियां जो समान लंबाई की हैं, एक ही दिशा में समांतर रेखाओं में क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं।
तेज रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए समांतर रेखाओं पर चल रही हैं और एक ही दिशा में चल रही हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब एक ही दिशा में गाड़ियाँ चलती हैं तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होती है, घट जाती है। तो एक की 46 है, एक की 36 है, तो कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल हो जाएगी इनकी 46 माइनस के 36 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें चाहिए किसमें, मीटर और सेकंड में चाहिए। तो इसको मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, 10 गुणा 5/18। ठीक है, इतना आ जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड चाल। अब अभी आपको पता है कि जब दोनों रेलगाड़ियाँ, जब दो रेलगाड़ियाँ बराबर बराबर चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने के लिए दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, दोनों लंबाइयों के योग के बराबर। अब ट्रेन की लंबाई तो मुझे पता नहीं है और दोनों की लंबाई क्या है, समान है। मान लीजिए कि जो एक ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, x है, दूसरे की भी कितनी होगी, x ही होगी। तो जब एक दूसरे को पार करेंगे तो कुल दूरी कितनी चलेंगी, दोनों की लंबाई के योग के बराबर है, यानी कि 2x। दूरी 2x हो गई, चार कितनी हो गई, 10 गुणा 5 यानी कि 10 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये चाल हो गई, दूरी ये हो गई। पूछा क्या है, लंबाई पूछिए, समय दे रखा है आपको। आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। और दूरी कितनी दे रखी है, तो दूरी दे रखी है 2x, दोनों लंबाइयों के योग के बराबर। चाल कितनी दे रखी है, 10 गुणा 5/18। समय कितना दे रखा है, समय है आपका 36 सेकंड, तो इधर आ जाएगा आपका 36। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। तो 36 को 36 से नहीं दीजिए, जो 18 में ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, 2x गुणा 18 10 गुणा 5। देखिए 18 से कटेगा आपका 2 बार, 2 से कटेगा आपका ये 5 बार, 55 25 दूनी 50। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, x बराबर जाएगा 5 गुणा 5 25, 25 दूनी 50, 50 मीटर। x की वैल्यू कितनी आएगी, 50 मीटर। हमने x क्या माना था, ट्रेन की लंबाई मानी थी, तो ट्रेन की लंबाई कितनी जाएगी, 50 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, ऑप्शन है मूलशंकर, आजाद शंकर, दयानंद सरस्वती या फिर सनातन देव। तो दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था आपका मूलशंकर, ऑप्शन नंबर 1। दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें तो सबसे पहले इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो ये नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। दूसरा, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना उन्होंने 1875 में की थी। और तीसरा पॉइंट क्या है कि उन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, वो दयानंद सरस्वती ने ही किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन बैठा था, ऑप्शन है मुअज्जम, आजम, कामबख्श या पे अकबर। तो देखिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद में क्या हुआ था, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, उसमें कौन जीता था, मुअज्जम। मुअज्जम को बोला जाता है बादशाह बहादुर शाह जफर फर्स्ट, सॉरी बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और मुअज्जम को बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठा था। और मुअज्जम, इसको क्या बोला जाता था, इसको एक उपाधि मिली थी, उसका नाम था शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर, बेखबर। ठीक है, शाह बेखबर किसको बोलते थे, मुअज्जम को ही बोला जाता था। मतलब इनको कोई कुछ खबर ही नहीं रहती थी कि अपने शासनकाल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब के बारे में एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पूछा जाता है कि जिंदा पीर किसे कहते थे, जिंदा पीर, जिंदा पीर बोला जाता था औरंगजेब को। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी। तो पानीपत की तीनों लड़ाइयों के बारे में बताया हुआ था मैंने। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में 1526 में हुई थी। दूसरी लड़ाई अकबर और हिमू के बीच में 1556 में हुई थी। तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही। हुमायूं और राणा सांगा के बीच में कौन सा हुआ था, हुमायूं और राणा सांगा के बीच में तो नहीं हुई लड़ाई। जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी बाबर और राणा सांगा के बीच में, खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें जिहाद का नारा दिया था बाबर ने।
चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया? याहू, अल्टा विस्टा, या फिर बिंग, या फिर गूगल? तो माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा विकसित किया है? वो किया है बिंग। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर है वो कहाँ के हैं? वो भारत के ही हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? भारत के हैं, नारायण मूर्ति। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि गुणा का अर्थ भाग है और घटाव का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ क्या है? माइनस है, तो इसका हल क्या होगा? सॉल्व करते हैं इसे। ये रखा है आपको 3 माइनस, माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा 15, भागित, भागित की जगह पे कितना आ जाएगा? प्लस, फिर 19। ठीक है, और गुणा की जगह पे कितना आ जाएगा? भागित 8, और प्लस की जगह पे कितना आ जाएगा? माइनस। अच्छा, ये समीकरण आपका बन गया नया। इसको सॉल्व करना है बोर्डमास नियम के हिसाब से। एक बार बोर्डमास नियम को दोबारा देख लीजिए, बार बार आप लोग कंफ्यूज होते हो। जैसे जैसे बोर्डमास लिखा हुआ है आप उसी हिसाब से लिखिएगा। जैसे बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, मतलब कोष्टक। ठीक है, कोष्टक भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा, फिर मंझला, और फिर आपका बड़ा। अब चाहे एक कोष्टक हो ना हो, लेकिन आपको इसी क्रम में बोलना भी है। सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। रेखा कोष्टक इसमें कहीं है? नहीं है। फिर छोटा कोष्टक का नंबर आएगा, छोटा कोष्टक इसमें है। छोटे कोष्टक के अंदर जो चीजें सॉल्व होंगी फिर वो आगे के नियम के हिसाब से सॉल्व होंगी। ओ का मतलब क्या है? का, डी का मतलब डिवाइड, एम का मल्टीप्लाई, ए का ऐड, और एस का सब्ट्रैक्ट। फिर आपकी इस क्रम में सॉल्व होती है चीजें। अब इस कोष्टक के अंदर सबसे पहले चेक करिए क्या ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट है, आपका छोटा कोष्टक है। छोटे कोष्टक के अंदर चीजें किसके हिसाब सॉल्व होंगी? इस नियम के हिसाब से। चेक करिए क्या का है, का इसमें कहीं भी नहीं है। क्या भाग है? भाग इसमें नहीं है। नंबर किसका है? गुणा का, तो गुणा है इसमें, गुणा को चेक करिए पहले। तो ये हो जाएगा आपका 5 तिया 45 तिया, सॉरी 15 तिया 45 प्लस के 19। ठीक है, अब बाकी चीज़ों को ऐसे रहने दीजिए। आपने गुणा कर लिया, गुणा के बाद नंबर आएगा प्लस का। 45 प्लस 19 कितना होता है? 64। ठीक है, अब ब्रैकेट हट जाएगा, अब नंबर आ जाएगा इधर भाग का, और ये फिर 6। हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट खत्म, ऑफ इसमें है नहीं है। ठीक है, इसको बैठाइए, अब नंबर आएगा भाग का। भाग इसमें है, तो 64 में 8 का भाग करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। फिर आ जाएगा आपका माइनस के 6। भाग के बाद नंबर आएगा गुणा का, गुणा नहीं है इसमें, प्लस भी नहीं है, नंबर किसका आएगा? माइनस का। 8 में से 6 कटेंगे कितना बचेगा? 2। इसका आंसर कितना आएगा? 2 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। मतलब जो भी नियम है उसी नियम के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, पुष्पा का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु उसके बेटे की आयु की तिगनी है। तो उसका बेटा उसके पति की वर्तमान आयु का 1/10 है, तो उसके बेटे की आयु कितनी होगी? देखिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 समीकरण बनेंगे, और 2 समीकरण से मतलब समीकरण आपका बनेगा 1 और वैल्यू चाहिए आपको 2, जो कि आपकी पॉसिबल नहीं है। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका आंकड़े अधूरे। ठीक है, डेटा इनसफिशियंट। ठीक, नेक्स्ट देखिए, लाइकिन उदाहरण है समुद्र विधों का, सहजीवियों का, मौद्ध विधों का, या फिर अधिपात्वों का। तो मैंने आपको बताया था लाइकिन वाले क्वेश्चन में कि लाइकिन क्या होता है? सहजीवन होता है। किस किस का होता है? कवक और शैवाल का। ठीक है, कवक और शैवाल का। मैंने आपको ये बताया था कि जो लाइकेन होते हैं वो सूचक होते हैं, किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न आकृतियों में से कौन सी राजनीतिज्ञों, ठेकेदारों और मोमबत्तियों के बीच सही संबंध दर्शाता है? राजनीतिक, ठेकेदार और मोमबत्ती। मोमबत्ती तो अलग हो जाएगा, अलग वाला ऑप्शन कौन सा है? ये और ये दोनों तो होंगे नहीं। अब राजनीतिज्ञों और ठेकेदारों में चेक करिए, कुछ राजनीतिक ठेकेदार हो सकते हैं, कुछ ठेकेदार राजनीतिक हो सकते हैं, तो दोनों में कॉमन आना चाहिए, जो कि आपका 4 में है। 4 ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले 9 दिवसीय मुंबई उत्सव का नाम क्या है? ये तो आयोजित हो चुका है आपका। कौन सा उत्सव है जो मुंबई में मनाया जाता है? सूरजकुंड मेला तो हरियाणा में मनाया जाता है। कुंभ मेला आपका प्रयागराज में मनाया जा रहा है अभी, और कूट मेला आपका राजस्थान में। बचा कौन सा? काला घोड़ा महोत्सव,
जो कि आपका मुंबई का महोत्सव है। ठीक है, नेक्स्ट है 12 वस्तुओं को 10 रुपए की दर से खरीदा जाता है, जबकि 10 वस्तुओं को 12 रुपये दर से बेचा जाता है। यानी 10 रुपये में आपने 12 वस्तुएं खरीदी और फिर 12 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी। यही बोला गया है। पूछा है कितने रुपए की लाभ या हानि होगी। इसका तरीका क्या होता है, क्रॉस गुणा कर दीजिए। 10 का गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा 100, और 12 गुणा 12 में करेंगे कितना आएगा 144। यानी 100 वाली चीज आपने कितने में बेची 144 में बेची। कितने का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे 44 का लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो 44 का लाभ कितने पे 100 पे। कितना परसेंट हो जाएगा 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से 100 खत्म। कितना बचा 44%। ऑप्शन नंबर 1। इसरो का मुख्यालय स्थित है। बात करें इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, बंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान में हेड कौन है इसरो के, चेयरमैन कौन है, तो वो है आपके एस सोमनाथ। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है, विक्रम साराभाई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में संयोजित करें। कॉलेज, बच्चा, वेतन, स्कूल या फिर रोजगार। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बच्चा होगा। बच्चा कहाँ जाएगा, स्कूल में जाएगा। स्कूल से फिर कॉलेज जाएगा। कॉलेज से क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और रोजगार से क्या मिलेगा, फिर वेतन मिलेगा। यानी सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 1, फिर आपका 5, फिर आपका 3। अंत में कौन सा आएगा, अंत में आएगा 3, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 में ही दे रखा है। ठीक है, 25 मई 2024 को 77 में कांस फिल्म फेस्टिवल में द सेम लेस में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। पायल कपाड़िया, अनसुया सेन गुप्ता, संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण। संजय लीला भंसाली अभिनेत्री तो है नहीं है, तो ये तो पहले ही नहीं होगा। ठीक है, और पूछा कौन सी अभिनेत्री ने जीता है सेमलेस के लिए, तो वो जीता आपका अनसुया सेन गुप्ता। ठीक है, ये पहली भारतीय, प्रथम भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सभी नर्तक कलाकार हैं, कोई भी कलाकार धावक नहीं है। तो सभी नर्तक क्या है, कलाकार हैं। ठीक है, और कोई भी कलाकार क्या है, धावक नहीं है। ठीक है, धावक अलग हो जाएगा, बाकी ये दोनों इस तरीके से बनेगा। अब आपने निष्कर्ष देख लिया। निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में कह रहा है कि कोई भी नर्तक धावक नहीं है। कोई भी नर्तक धावक नहीं है, बात सही है एकदम। कम से कम कुछ नर्तक धावक हैं, कुछ नर्तक धावक हैं तो नहीं है। कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है, कौन निष्कर्ष निकल रहा है आपका, सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ आपका एक निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, कुछ मंत्री अध्यापक हैं। कुछ मंत्री कौन है, अध्यापक हैं। ठीक है, सभी अध्यापक क्या है, सभी अध्यापक विद्वान हैं। ये विद्वान वाला गोला हो गया। अब निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ मंत्री विद्वान हैं, कुछ मंत्री विद्वान के अंतर्गत आ रहे हैं तो होगा। सभी विद्वान अध्यापक हैं, सभी विद्वान अध्यापक नहीं है। कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है, सिर्फ आपका निष्कर्ष एक निकल रहा है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 40% बढ़ा दी जाए तो नया क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। देखिए लंबाई बढ़ रही है 30% और चौड़ाई बढ़ रही है 40%, तो कुल क्षेत्रफल पर कितना परसेंट असर पड़ेगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ाई होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला। एक्स है आपका 30%, वाई है 40%। 30 प्लस 40 प्लस 30 गुणा 40 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 340 70 प्लस 4 12, कितना हो जाएगा 82। यानी 82% कुल मिला के क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। यदि क्षेत्रफल शुरू में 100 था तो 82% बढ़ जाएगा।
कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। तो कितने गुना बढ़ गया, आपसे गुना पूछा है तो कितने गुना बढ़ गया, तो 182 बढ़ा है, कितने में 100 पे, तो 100 से भाग कर दीजिए, 1.82 गुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है, कर्नाटक, तमिलनाडु, चेन्नई या फिर केरल। कहाँ पर किया है, तो ये क्या है आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 2। इसरो के बारे में तो मैंने आपको बता ही रखा है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, 8 लोगों की सरल रेखा में सभी का मुख उत्तर की ओर है, बाएं से आर की स्थिति क्या होगी। 8 लोग दे रखे हैं और बाएं से आर की स्थिति आपसे पूछी है। अब देखिए, 2 कथन दे रखे हैं आपको, पूछा इनमें से कौन सा कथन पर्याप्त रहेगा आर की स्थिति निकालने के लिए। देखिए 8 लोग हैं तो 8 लोग बनाते हैं पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने हो गए, 8 हो गए। पूछा क्या है, आर की स्थिति हमें बतानी है, बाएं से बतानी है वो भी। तो पहले इनको बनाते हैं। बाई रेखा के दाएं से चौथे स्थान पर है, बाई कहाँ है, दाएं से चौथे स्थान पर, यानी कि बाई यहाँ पर होगा। ठीक है, बाई तथा जेड के बीच में केवल 2 लोग हैं, बाई और जेड के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो जेड या तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे जेड यहाँ पे हो सकता है, तभी 2 लोग होंगे बाई और जेड के बीच में, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ठीक, आगे देखिए, बाई तथा जेड के बीच में 2 लोग हैं, फिर बोला है कि आर जेड के तुरंत दाएं हैं। आर क्या है, जेड के तुरंत दाएं हैं। तो आर जेड के दाएं तो यहाँ पे तो होगा नहीं, तो इसका मतलब जेड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो आर जेड के दाएं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जेड आपका यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि भाई यहाँ पे होता तो आर फिर इधर बनता, जो कि इधर तो कुछ है ही नहीं है फिर। तो आर कहाँ पे होगा, फिर आपका यहीं पे होगा। आर जेड के तुरंत दाएं खड़ा है। ठीक है, आर जेड के तुरंत दाएं खड़ा है। पूछा क्या था, आर की स्थिति, बाएं से आर की स्थिति क्या होगी। तो बाएं से आर की स्थिति क्या होगी, बाएं से दूसरे नंबर पर आर होगा, आपका पहले कथन से निकल रहा है। दूसरा कथन चेक करते हैं, डब्ल्यू रेखा के बाएं से चौथे स्थान पर है, और डब्ल्यू रेखा के बाएं से चौथे स्थान पर, डब्ल्यू कहाँ है आपका, यहाँ पे है, और आर डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी है, आर डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी है, ये वाली बात भी ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि केवल कथन 1 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो 1 वाला तो पर्याप्त है ही है। ठीक है, दूसरी जरूरत तो हमें पड़ी नहीं रही है, और ये आपका क्या हो जाएगा, कथन एक नंबर सही हो जाएगा। यानी 1 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि 2 वाले में दिया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, दो में जो दे रखा है डाटा, वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, यदि हम पहले वाले कथन को हटा दें तो खाली 2 वाला इसका आंसर नहीं दे पाएगा, पहले और दोनों मिलकर दे सकते हैं, और खाली पहला भी दे रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। देखिए क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन पूछा है, जो चाय कॉफी और दूध के अलावा गर्म व ठंडे पेय पीते हैं, गर्म व ठंडे पेय पीते हैं, उन लोगों की कुल संख्या बताइए। चाय कॉफी और दूध के अलावा, यानी ये ना पीते हो और ठंडा और गर्म पीते हो, ऐसे कितने लोग हैं। तो देखिए, यानी चाय वाला का ये, और कॉफी वाला ये, और दूध वाला ये, इसको छोड़ के बाकी लोग गिनने, 5 तो ये हो गए, 20 ये हो गए, और 10 ये हो गए। कितने हो गए, 20 और 10 30, और 5 35। कितने ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोग हैं आपके 35। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर जमीन पर स्थित बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए मीनार है, इससे 30 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो 45 डिग्री है। पूछा क्या, मीनार की ऊंचाई एच पूछी है। ठीक है, कितनी होगी, तो टेन थीटा वाला क्या होता है, टेन थीटा वाला होता है लंब बटे आधार, और टेन थीटा थीटा कितने रखा, 45। टेन 45 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि एच बटे 30, और टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 बराबर एच बटे 30, तो एच बराबर कितना जाएगा, 30 से कम 30। ठीक है, तो इसका जो लंब होगा वो भी, इसकी जो ऊंचाई होगी कितनी मीटर की होगी, 30 मीटर की ही होगी। ऑप्शन नंबर 2। किस कंपनी द्वारा गुजरात में सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, गुजरात में। किस कंपनी द्वारा, महेंद्र,
और टाटा, अडानी या फिर अंबानी। तो ये बनाया जा रहा है आपका अडानी ग्रुप के द्वारा। ठीक है, अडानी ग्रुप के द्वारा गुजरात में ये ये पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, स्थान भी याद रखिएगा और कंपनी का नाम भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कथन और पूर्वानुमान। कथन कह रहा है कि 27 वर्ष के कारावास के 27 वर्ष के कारावास के नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। इसके पीछे क्या पूर्वानुमान हो सकते हैं? राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है? बिल्कुल नहीं है। जिस व्यक्ति को 27 वर्ष का कारावास दिया जाएगा राष्ट्रपति बन जाएगा, ये भी नहीं है। दोनों ही यहाँ पे पूर्वानुमान निहित नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है 27 वर्ष का कारावास का बन जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास योग्यता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में 6 जून 2024 को किसे बनाया गया? तो यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने आपके कैमरून देश के, जिसका नाम क्या है? कैमरून देश के फ्लेमोन यांग। ठीक है, फ्लेमोन यांग बने हैं कैमरून देश के। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष बने। इसको बोलते हैं लघु संसद, लघु संसद बोला जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा कौन सा है? 10% और 20% का दो बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा कितना होगा? तो देखिए, एक्स और वाई वाला फॉर्मूला लगाना है आपको इसमें दोबारा फिर से। एक्स की वैल्यू 10% है, वाई की वैल्यू 20% है। जब बट्टे के मामला हो तो फिर फॉर्मूला क्या लगता है? एक्स प्लस वाई माइनस के एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, तो लगा दीजिए इसमें फॉर्मूला। एक्स की वैल्यू कितनी है? 10, वाई की वैल्यू कितनी है? 20, माइनस के 10 गुणा 20 बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 10 और 20 कितना हो गया? 30, माइनस के 2 कितना हो जाएगा आपका? 28%। इन एकल बट्टा कितना होगा? 28% के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है, किसी कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में 5 प्रकार के टेलीविजन का उत्पादन 1000 में दे रखा है। ठीक है, ये उत्पादन दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 1997 में उत्पादित ई प्रकार के टेलीविजन की संख्या उस वर्ष उत्पादित कुल टेलीविजन का लगभग कितना % है? बात हो रही है ई की। कौन साल में? 97 में। 97 में ई यानी कि 25, यानी जो 25 है वो कुल उत्पादन यानी कि 65 का कितने % है? तो 25 किसका? 65 का। कितने % है? गुणा कर दीजिए 100 का। 5 से कटेगा आपका ये 5 बार, 5 से कटेगा 13 बार। 5 गुणा 100 कितना होगा? 500, 500 बट्टे 13, 13 का भाग करिए, 13 तिया 39, 11 बचेंगे, 13 अट्ठे 104, 6 बचेंगे, 13 चौका 52, यानी लगभग 38% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक तालिका ये दे रखी है आपको। निम्न तालिका 6 अलग वर्षों के दौरान 5 अलग अलग कंपनियों में शामिल होने वाले वितरण भागीदारों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, ये आपका डेटा दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो भी देखिए। क्वेश्चन है 2017 से 2021 तक मिंत्रा में शामिल होने वाले डिलीवरी भागीदारों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि बताइए। 2017 में कितने % थे? तो जो मैंने आपको अभी डेटा दिखाया था उसमें 2017 में कितने % थे? तो 2017 में मिंत्रा में थे आपके 5.6%, और 2019 में कितने हो गए? सॉरी 2021 में कितने हो गए? 2021 में हो गए आपके 7.2%। कितने % की वृद्धि हुई है? तो 5.6 से 7.2 कितने % हो गया? तो आप बताइए कितनी वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है आपकी 7.2 में से 5.6 घटाएंगे तो 1.4 आएगा, और 1.4 की वृद्धि किस पे? 5.6 पे। कितने % हो जाएगा? गुणा कर दीजिए 100 का। 14 चौका, अच्छा कितना? 7.2 में से 5.6 घटाएंगे कितना आएगा? ये आएगा 1.6 आएगा, ये 1.6 हो जाएगा। ठीक है, 1.6 में पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 4 से काटिए 4 बार, 4 से काटिए 14 बार, और फिर आपका 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 7 बार,
2/7 किसके बराबर होता है? 2/7 गुणा 100 होता है 28.57 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए बार ग्राफ 2003 के दौरान विभिन्न व्यय शीर्षों के तहत एक कंपनी के व्यय का परसेंटेज वितरण दर्शाता है। देखिए आपके व्यय दे रखे हैं, पूछा क्या क्वेश्चन देखिए आप, यदि ऋण पर ब्याज की राशि 3.15 करोड़ है, ऋण कितना है? ऋण पर, ऋण मतलब ये वाला, ठीक है, ये किसके बराबर है? ये आपके बीच में आ रहा है, इसका मतलब 17.5 के बराबर है। ऋण पर ब्याज की राशि 3.15 करोड़ है, तो वेतन, करों और बुनियादी ढांचे पर व्यय की कुल राशि कितनी होगी? वेतन मतलब ये वाला, कर ये वाला, ठीक है, वेतन कर, तो यहाँ पर का लिखा हुआ पर इसको कर कर लीजिए, ठीक है, वेतन कर और बुनियादी ढांचा यानी ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा? वेतन का कितना है? 20, और कर का कितना है? 10, और बुनियादी ढांचे कितना है? 20, यानी 20 प्लस 10 प्लस के 20 कितना हो गया आपका? 50, यानी 17.5% की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो 17.5% की वैल्यू दे रखी है आपको 3.15 करोड़। पूछा क्या है? 50% की वैल्यू पूछी है। तो देखिए ये इसका लगभग लगभग 3 गुना है, 3 गुने से कम ही है, तो इसके 3 गुने से कम कौन सा होगा? तो इसका 3 गुना होगा 945 करोड़, तो 9.545 करोड़, तो इससे कम कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको? एक ऑप्शन ये मिल रहा है 9 करोड़। ठीक है, यही आपका क्या बनेगा? राइट आंसर भी बनेगा। चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या सॉल्व करेंगे? तो 17.5% की वैल्यू 3.15 करोड़ है, तो 50% की वैल्यू कितनी होगी? 3.15 बटे में 17.5 गुणा 50, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा 9 करोड़ के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी भाषा में यदि कैबेज को इस तरीके से लिखा जाता है, ब्रिंजल को इस तरीके से, तो पंपकिन को किस तरीके से लिखा जाएगा? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, ये क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, और यदि आपको दिक्कत होती है, आपको समझ में नहीं आता, तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आप कोशिश करिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्वेश्चन नंबर डाल कर कमेंट किया करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये है, क्योंकि मैं हर प्रैक्टिस सेट में 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, तो समझ में नहीं आता कि आपने किसका आंसर बताया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट को, नीचे 4 व्यक्तियों ABCD के घरों की स्थिति को एक समतल पर दर्शाया गया है। ठीक है, ये दर्शाया गया है, ये क्वेश्चन मतलब इस तरीके से दर्शाया गया है, ABCD इसमें दिखाई नहीं दे रहा, पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन दूसरे पेज पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा है कि सी के घर का सी के घर से ए का घर सी के घर से ए का घर किस दिशा में, किस दिशा में है? ठीक है, ये पूछा है आपसे, सी के घर से ए का घर किस दिशा में, सी के घर से ए का घर किस दिशा में, यहाँ पर आप प्लस बना लीजिए इस तरीके से, और ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी? ये दिशा हो जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी? उत्तर पूर्व। तो सी के घर से ए का घर किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, देखिए सी के घर से ए का घर किस दिशा में है? तो उत्तर पूर्व दिशा में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, दो पूरक कोणों में 50 का अंतर है, तो बड़े कोण का मान बताइए। दो पूरक कोणों में कितने का अंतर है? 50 का अंतर है, तो बड़े कोण का मान कितना होगा? तो आपको पता है कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश होता है। यदि ए, मान दो कोण आपके ए और बी हैं, तो यदि ए प्लस बी दे रखा है 90 के बराबर, और ए माइनस के बी दे रखा है, यानी कि अंतर दे रखा है 50 डिग्री के बराबर, बड़ा कोण चाहिए, तो ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जब इस तरीके से समीकरण दे रखे हो और पहली वाली वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 90 प्लस 50, 140 का आधा कितना होगा? तो 70 डिग्री। तो बड़ा कोण कितने अंश का होगा? तो 70 डिग्री का बड़ा कोण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IAF ने इंडियन एयरफोर्स की 24 अप्रैल 2024 को सफलतापूर्वक परीक्षण की गई IAF की हवाई लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? रॉक्स, क्रिस्टल मेज 2, या फिर एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? एक और दो दोनों, यानी रॉक्स भी और क्रिस्टल मेज 2। बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो अभी इंडियन एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और अभी वर्तमान इसके हेड कौन है, यानी कि एयर चीफ मार्शल कौन है? तो वो है अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए,
नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है। प्रश्न है इज का कोड क्या होगा। इज का कोड क्या होगा। ही इज ए बॉय को इस तरीके से कोड किया गया है और सी इज ए गर्ल को इस तरीके से कोड किया है। केवल कथन एक पर्याप्त है, केवल दो या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इज का कोड हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इज का कोड निकालने के लिए दोनों में कोई एक ही मतलब वो होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे इज भी है, यहाँ पे ए भी है, यहाँ इज भी है, यहाँ पे ए भी है। दोनों में दो चीज कॉमन हो गई। कौन कौन सी कॉमन है इनमें। एक तो टी ए कॉमन है और एक आपका एम ए कॉमन है। अब इन दोनों में से कोई एक इज का कोड होगा, कोई एक इनमें से ए का कोड होगा। इज का कोड इसमें से आपका नहीं निकल सकता, यानी ना तो कथन एक पर्याप्त है और ना ही कथन आपका क्या है, दोनों पर्याप्त है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। दोनों कथन की सहायता से आप इसका कोड नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों के बीच समानता चुनिए। ईमेल, स्पीड पोस्ट, मोबाइल फोन या फिर ईमेल, स्पीड पोस्ट या फिर मोबाइल फोन। इन तीनों में क्या समानता है। ऑप्शन है आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम है। तो देखिए स्पीड पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती है, सभी संचार के माध्यम है, बिल्कुल सही बात है। ईमेल भी संचार का, स्पीड पोस्ट भी और मोबाइल भी है। सभी बंद वस्तुएं, तो ईमेल बंद, मोबाइल फोन बंद नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। सभी पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आते हैं, मोबाइल तो नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसको देखिए 2 की पावर 3 का मान बताइए। इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, 2 की पावर 2 और की पावर 3 दे रखे हैं। इसका मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ऊपर से सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर 3 कितना होगा, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8। ठीक है, इस तरह की कंडीशन में हम ऊपर से सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर इसको हम 8 लिख सकते हैं। और 2 की पावर 8 किसके बराबर होता है, तो 2 की पावर 8 बराबर होता है आपका 2 की पावर 8 होता है आपका 32, 64, 128, 256, 256 के बराबर होता है। 256 के बराबर होता है 2 की पावर 8। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन में आगे देखने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू भी दीजिए कि इस वीडियो कैसी लगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि एफ एक्स बराबर दे रखा है 2x² माइनस के 5x प्लस के 2 का सही गुणनखंड चुनें। इनमें से इसका कोई गुणनखंड है, तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो देखिए। आपको दे रखा है 2x² माइनस के 5x प्लस के 2। इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x² माइनस के 5x को हम लिख सकते हैं माइनस के 4x माइनस के x प्लस के 2। ठीक है, यानी कि एफ एक्स बराबर कितना आ गया, 2x² माइनस के 4x माइनस के x प्लस के 2। इसको हम 2x इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से 2x आपका कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस के 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में आपका x माइनस के 2 कॉमन आ रहा है। इधर बचा आपका 2x माइनस के 1। तो इस एफ एक्स का एक फैक्टर कौन सा बन गया, इस एफ एक्स का एक फैक्टर बन गया x माइनस के 2, एक बन गया 2x माइनस के 1। इसमें से कौन सा आपका मैच कर रहा है, x माइनस के 2 आपका मैच कर रहा है। तो यही क्या बनेगा, इसका सही गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 28। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।